इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर ठीक है। और पहले देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होते हैं। उस एक ही वाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी वाइंडिंग के तौर पे तथा दूसरा कुछ हिस्सा सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पे कार्य करता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वाइंडिंग का कौन सा हिस्सा प्राइमरी साइड का होगा और कौन सा हिस्सा सेकेंडरी साइड का होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि आपका प्राइमरी सेक्शन वो होता है जहाँ इनपुट सप्लाई दी जाती है, और सेकेंडरी सेक्शन वह होता है जहाँ लोड कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ऐसा पॉइंट भी होता है वाइंडिंग का जहाँ न्यूट्रल दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। जैसे कि यहाँ न्यूट्रल जो है, देखिए यहाँ पॉइंट पे ये कॉमन है, ये इधर से लोड के लिए भी कॉमन है और सप्लाई वाले न्यूट्रल के लिए भी कॉमन है। ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं ये कॉमन है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपको सेकेंडरी सेक्शन है और कौन सा प्राइमरी सेक्शन है? तो आप देखिए जहाँ पर वाइंडिंग का वो हिस्सा जिसके बीच फेज और इनपुट सप्लाई पड़ता है, मतलब कहने का अर्थ है कि फेज और न्यूट्रल के बीच पड़ने वाले वाइंडिंग के हिस्से को प्राइमरी सेक्शन कहते हैं। जिसमें इसमें देखते हैं आपको ये पूरी वाइंडिंग ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर फेज दिया जा रहा है, नीचे न्यूट्रल दिया जा रहा है, तो ये पूरी प्राइमरी सेक्शन है। फिर इसमें देखते हैं आपका प्राइमरी सेक्शन कितना है, तो ये फेज और न्यूट्रल इसके बीच जो ये वाइंडिंग का हिस्सा पड़ रहा है ये प्राइमरी सेक्शन में होगा। ठीक है, इस फेज और न्यूट्रल के बीच का हिस्सा प्राइमरी सेक्शन होगा। और सेकेंडरी सेक्शन कैसा होगा? जो लोड की कॉमन तथा लोड के दूसरे सिरे के बीच कनेक्टेड है। अब देखिए ये कॉमन पॉइंट जो लोड के लिए हिस्सा था, यहाँ से लोड का दूसरा हिस्सा के बीच पूरा वाइंडिंग पड़ रहा है, तो ये सेकेंडरी हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी हिस्सा लास्ट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग सेकेंडरी हिस्सा है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे इतना से लेके इतना तक प्राइमरी हिस्सा है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमारा इस कॉमन पॉइंट से यहाँ से लेके लोड का दूसरा पॉइंट तक का हिस्सा सेकेंडरी हिस्सा है। देखिए इस कॉमन से लेकर इस लोड के दूसरे पॉइंट तक देखिए ये पूरा हिस्सा आपको सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो बस आपको देखना है क्या कि लोड का पॉइंट एक तो कॉमन होने वाला है इनपुट के लिए, ये वाला न्यूट्रल वाला पॉइंट कॉमन है इस लोड के लिए। बाकी आपको देखना ये है कि लोड का कौन सा पॉइंट है और फेज का कौन सा पॉइंट है। फेज और न्यूट्रल के बीच के हिस्से को हम लोग प्राइमरी सेक्शन कहेंगे, और न्यूट्रल और सेकेंडरी न्यूट्रल और लोड के दूसरे हिस्से के बीच के सेक्शन को सेकेंडरी सेक्शन कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
अब बात उठता है कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो कैसे कहेंगे कि इसमें कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन है? नॉर्मल तौर पे देखिए कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में लपेटों की संख्या फर्स्ट टू लास्ट तक है, ठीक है। और सेकेंडरी में देखिए आपका केवल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सेकेंडरी के हिस्से में लपेटों की संख्या प्राइमरी में लपेटों की संख्या से कम है, इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि आपका सप्लाई जो फेज और न्यूट्रल के बीच वाइंडिंग की संख्या है वो सेकेंडरी के फर्स्ट टू लास्ट की संख्या से कम है। मतलब यहाँ प्राइमरी सेक्शन में लपेट की संख्या कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। यही चीज़ होता है। अगर हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक का वाइंडिंग को कैलकुलेट किया है तो सेकेंडरी में भी हमारा ये हिस्सा कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा कैलकुलेट। तो कॉमन होता है कुछ हिस्सा वाइंडिंग का प्राइमरी सेक्शन के लिए और सेकेंडरी सेक्शन के लिए। और होता है अब डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसमें नॉर्मल होता है कि आपका दोनों वाइंडिंग अलग होते हैं, दो अलग वाइंडिंग होते हैं। एक जो होता है एक साइड में हम जहाँ पे इनपुट सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे रहे हैं तो ये प्राइमरी सेक्शन कहलाएगा, और जिस तरफ हम लोग लोड कनेक्टेड करेंगे वो सेकेंडरी सेक्शन कहलाएगा। यहाँ लोड कनेक्टेड कर देंगे तो सेकेंडरी सेक्शन कहलाएगा। तो नॉर्मल तौर पे जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी डबल वाइंडिंग से ज़्यादा होती है और इसमें कॉपर की मात्रा कम लगती है डबल वाइंडिंग की अपेक्षा। मतलब कहने का अर्थ ये है ये अधिक कॉपर इसमें खर्च होगा। सेम अगर पावर का हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं डबल वाइंडिंग वाला तो उसमें ज़्यादा कॉपर लगेगा और ऑटो ट्रांसफार्मर में कम कॉपर लगेगा, ठीक है। हाँ, अंतर एक और हो जाता है कि डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अगर आपका आउटपुट वोल्टेज 90 वोल्ट से कम है तो आपको झटका नहीं लगेगा छूने पे। यहाँ अगर छू दीजिएगा, मानिए यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज आए और ये आउटपुट साइड में अगर वोल्टेज 90 से कम है तो आप छूइएगा भी तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कितना भी हो, 5 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो या 90 वोल्ट हो या कितना भी वोल्टेज हो, आप छुइएगा सेकेंडरी साइड को तो आपको झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाइंडिंग जो है कॉमन होता है। हाई अगर इनपुट हाई है प्राइमरी सेक्शन के लिए तो उसका वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहता है, इसलिए आपको झटका लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। यहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए इसमें वोल्टेज कम रहे या अधिक झटका लगना ही है। इसमें 90 वोल्ट से अधिक होने पर ही झटका लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब देखते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।
तो पहले देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जैसे बड़े बड़े प्लांट में जहाँ पे करंट जो है बहुत अधिक मात्रा में लोड ज़्यादा रहता है, करंट बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एमीटर होता है वो जीरो से लेकर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि उतनी हाई लेवल के करंट को मापने के लिए हमारे पास एमीटर नहीं होता है। तो तब हमारे पास अवेलेबल जो एमीटर है वो 0 से 5 एम्पियर का मापेगा। तो अब बात उठता है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो हमको इस 100 एम्पियर के जो करंट हो इसको इस तरह से कम कर दिया जाए ताकि हमारे ये एमीटर कैपेबल हो, समर्थ हो इस करंट को मापने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं जिसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसमें प्राइमरी सेक्शन में लपेट की संख्या बिल्कुल कम है, 1-2 टर्न है, और सेकेंडरी में लपेट की संख्या अधिक है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो है N2, मतलब इसमें लपेट की संख्या है N2 अधिक है N1 से, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप अप। इस कारण से इसमें जो V2 उत्पन्न होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा, वो V1 से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब V1 से अधिक होगा वोल्टेज, तो हमारा I2 जो है, मतलब कि इसमें जो करंट सेकेंडरी में उत्पन्न हो रहा है वो I1 से कम होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है, अगर आपका वोल्टेज अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वहाँ करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर एक तरह का क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो हमारा प्राइमरी सेक्शन में लपेट की संख्या कम होती है, सेकेंडरी में ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो होता है हमारा जो करंट है, 100 एम्पीयर का करंट है, वो जो 5 एम्पीयर के आसपास, मतलब उसके रेंज में, एमीटर के रेंज में आ जाता है, और इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो है आपका, सपोज कीजिए के बराबर आपको जो है 5 सॉरी, इसको हम अधिक लेते हैं, 20/1 है। तो कहने का अर्थ है क्या, इसमें I1 बटा I2 है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अब हमारा जो ये प्राइमरी में जो करंट है वो 20वें हिस्से में टूट जाएगा। मतलब कहने का अर्थ, अगर 100 एम्पीयर है यहाँ, तो हमारे पास इस करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा जो इस साइड में करंट प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, वो कितना होगा, तो 100/20, मतलब 5 एम्पीयर के करीब में। तो 5 एम्पीयर करंट ये माप लेगा, ठीक है। 5 एम्पीयर माप लेगा, और हमको जितना एम्पीयर ये बता रहा है टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई कर, टर्न रेशियो अगर पता है हमको तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, तो हमको यहाँ पे कितना करंट मैक्सिमम बढ़ रहा है ये पता चल जाएगा,
ठीक है, मतलब कि इसका काम क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर के, कि जो करंट है, हाई करंट है, उसको छोटे रूप में तोड़ देना इस रेशियो के द्वारा, टर्न रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो के द्वारा उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तोड़ने के बाद क्या होगा आपको, तोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये मीटर जो है उसको करंट को मेज़र कर पाएगा, और उस मेज़र किए हुए करंट के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि आपको इस बस बार में या लाइन में कितने करंट मैक्सिमम बह रही है। चलिए इसको एक और अर्थ में समझते हैं। सपोज कीजिए हमें काम दिया गया है कि आप चाहिए, आप एक पैनल में मीटर लगा हुआ है, सीटी का उपयोग करके वहाँ पे करंट को कम करके मेजरमेंट किया जा रहा है। सपोज करो कि यहाँ पे मुझको एमीटर में वैल्यू हमको 2 एम्पियर दिया है, ठीक है। अब 2 एम्पियर दिया, ये साथ ही साथ हमको वहाँ पे रेशियो मिलेगा, सीटी रेशियो मिलेगा, करंट ट्रांसफार्मर रेशियो मिलेगा। सपोज कीजिए आपको करंट ट्रांसफार्मर रेशियो मिलेगा, सपोज कीजिए 200/1, ठीक है। 200/1 मिला तो हम क्या करेंगे, जो हमको एमीटर में करंट मिला है उसको इस सीटी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्चुअल में आपके लाइन में करंट कितना बढ़ रहा था, वो हो जाएगा करंट एक्चुअल में हो जाएगा कितना, 2 × 200 बराबर 400 एम्पेयर, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, बड़े करंट की मात्रा को छोटे रेशियो में तोड़कर एमीटर को देता है, और एमीटर उस करंट की मात्रा को आसानी से गणना कर पाता है, और उस गणना को प्राप्त करने के बाद हम रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल लाइन जो सप्लाई में करंट जा रहा है, मतलब जो करंट बह रहा है लोड के कारण, उसका हम लोग गणना कर लेते हैं, ठीक है। अब बात होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज को हम लोग लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके वोल्टेज मापते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ प्राइमरी में करंट की लपेटों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी में लपेट की संख्या कम है। तो सेकेंडरी में लपेट की संख्या कम है तो ये ऑलरेडी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे N1 जो है ग्रेटर देन N2 है, तो इसके कारण वोल्टेज यहाँ पे V1 जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा V2 से कम हो जाएगा, और इसके कारण आपका हम लोग जो वोल्टेज यहाँ मेजर कर सकते हैं उसको उस रेंज में ला सकते हैं कि 0 से 250 वोल्ट के बीच में ला सकते हैं, जिससे कि हमको ये हमको बता देगा कि कितना वोल्टेज एक्चुअल रेशियो के रूप में टूट के हमको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हाई करंट को रेशियो में तोड़ के छोटे अंश के रूप में कर देता था ये करंट ट्रांसफार्मर, उसी प्रकार यहाँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को छोटे अंश के तौर पे
कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर को दे देता है, ताकि वोल्ट मीटर उतने वोल्टेज को, मतलब 0 से लेकर 2.5 वोल्ट के बीच में जो वोल्टेज कन्वर्ट कर दिया गया है उसको मेजरमेंट कर सके। तो सेम मेथड है। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज सपोज कीजिए 100 वोल्ट दिया है और टर्न रेशियो जो दिया है आपको, सपोज कीजिए टर्न रेशियो जो दिया है आपको 1/20 दिया है। मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये 50 वोल्ट मीटर मेजरमेंट कर रहा है, सपोज कीजिए 50 वोल्ट, ठीक है। मतलब हम गए तो वहाँ देखें 50 वोल्ट मेजर बता रहा है वोल्ट मीटर, और वहाँ पे उसका टर्न रेशियो कितना था, रेशियो था आपको 1/100 मानते हैं। 1/100 है तो उस 1/100 को मतलब 1/100 है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो हाई वोल्टेज था उसको 100वें हिस्से में तोड़ा गया है। तो उस 100वें हिस्से में तोड़ा गया है, 100वें हिस्से में तोड़ा गया है। तो एक्चुअल में हमको जो वोल्टेज इस बसबार में बह रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 5000 वोल्ट। 5000 वोल्ट सब यहाँ पे आपको है। अब सिंपल चीज़ ये है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है पैरेलल में कनेक्टेड होता है। देखिए एक सिरा फेज में है, मतलब लाइन के एक पॉइंट में है, या दूसरे लाइन पे है। अगर डबल फेज है तो डबल लाइन सिस्टम, मतलब एक हो गया आर तो एक हो गया वाई, अगर डबल फेज है तो। और सिंगल फेज है, अगर उस तरह का वोल्टेज हाई है, ऐसे तो सिंगल फेज में मतलब 230 होता है। आप अगर वोल्टेज अधिक है दोनों लाइन में, ठीक है, दोनों में लाइन में मिला के वोल्टेज अधिक है इस वोल्ट मीटर की क्षमता से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कोई वोल्ट मीटर नहीं बना है जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका मल्टीमीटर भी चेक करेगा तो आपको 1000 वोल्ट से ज़्यादा चेक नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ वोल्टेज जो अधिक हो रहा है, वोल्टेज जो इस लाइन में अधिक है उसको मापने योग्य रूप में तोड़ना तो होगा। तो वो तोड़ने का काम करता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। छोटे अंश में तोड़ दिया आपने, यहाँ मात्रा देख लिया कितना मेजरमेंट हुआ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने रेशियो से, कितने अंश में तोड़ा गया, 1/100 से किया तोड़ा है, मतलब उसके एक हिस्से को 100 हिस्सों में तोड़ दिया गया, और वो हिस्सा ही हमको यहाँ बता रहा था 50 वोल्ट के तौर पे। तो उसको 50 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, फिर से वो आपको यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, बस समझना आपको यह है कि आप जब जा रहे हैं इसका रीडिंग लेने के लिए तो वहाँ पे आपको डिटेल्स दिए रहते हैं कि आपका सीटी का रेशियो कितना है, पीटी का रेशियो कितना है, और उस आधार पे आप जाकर एक्चुअल में जो आपका ऊपर मेन बस बार में जहाँ हाई करंट है या हाई वोल्टेज है उसको उस रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल के हाई करंट या हाई वोल्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर जो है वो सीरीज़ में लगा हुआ है लोड के, देख लीजिए, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम करता है। तो इस तरह से आप, मतलब इसमें होता है नॉर्मली कि आपको अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप क्यों होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप इसलिए होता है
क्योंकि हमको वहाँ पे करंट जो मतलब प्राइमरी करंट को हमको क्या करना है, कम करना है। तो कम करना है तो किस ट्रांसफार्मर का गुण होता है कि वो प्राइमरी करंट को कम करके सेकेंडरी के रूप में देता है, तो वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। हम जानते हैं वोल्टेज बढ़ा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो अपना काम हो गया, एमीटर मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो एमीटर का आपका करंट ट्रांसफार्मर का डिज़ाइनिंग इस आधार पर किया जाता है कि आपका हाई करंट जो मेन लाइन में बह रहा है यहाँ पर, उसको 0 से 5 एम्पियर के बीच में लाके छोटे रूप में रख दिया जाए। ठीक है, उसी प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी उसका रेशियो इस प्रकार सेलेक्टेड किया जाता है, बनाया जाता है, जिससे आपका वोल्ट मीटर अगर 0 से 250 वोल्ट को मेजर करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो दैट केस आपको इसका रेशियो, इसका लपेट का रेशियो आपको उसी आधार पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।